हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारी डिसीज़ कवर करी थी। आज हम करने वाले हैं एसटीडी। मैंने बताया था मैं सारी डिसीज़, एक एसटीडी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो एक अलग से कवर करूँगा। तो आज हम करने वाले हैं जितनी भी एसटीडी होंगी, या वो जीवाणु जनित हो, कवक जनित हो, वायरस जनित हो, प्रोटोजोआ जनित हो, जितने भी डिसीज़ होंगी एसटीडी, वो सब हम एक कंबाइंड कर देंगे, और ताकि आपको आसानी रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एसटीडी को लेके, और अन्य सारे टॉपिक होंगे जो बचे हैं हमारे। शायद लगभग आज हमारा जो डिसीज़ वाला चैप्टर है, रोग वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एसटीडी, सबसे पहले एसटीडी हेडिंग रहेगी हमारी एसटीडी। एसटीडी होता क्या है? एसटीडी अगर हम इसको देखेंगे तो ये रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। यौन संचारित एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। इसको हम पढ़ेंगे। अगर इसका इंग्लिश देखना चाहोगे तो क्या रहता है? ये रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, यानी यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों ट्रिक। यानी एक ट्रिक हमारी क्या कहती है? एक व्यक्ति है, वो कहता है भगवान श्री कृष्ण से, यानी हरि कहते हैं ना, तो हरि से कहता है हे हरि। ट्रिक क्या कहती है हमारी? श्री कृष्ण से कहता है हे हरि ऐसी देना लुगाई। हे हरि ऐसी देना लुगाई। एक व्यक्ति है, वो भगवान से कहता है ऐसी देना लुगाई। लुगाई मतलब कहते हैं गांव में बीवी को, वाइफ को। तो हे हरि ऐसी देना लुगाई, सब कलेश हो जाए टाटा बाय। सब कलेश हो जाए टाटा बाय। ठीक है, तो ये कहता है, यानी शादी से पहले वो कहता है कि हे हरि ऐसी देना लुगाई और सब कलेश क्या हो जाए टाटा बाय। तो इसको हम समझेंगे। ये सारी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, एसटीडी हैं, वो सबको हमने कंबाइंड कर दिया है। चाहे वो जीवाणु हो, कवक जनित हो, प्रोटोजोआ जनित हो, जितने भी हो सब हम देखो। सबसे पहले अगर हे से बात करें, हेट से, तो सबसे पहले हिपेटाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस। ठीक है, सबसे पहली डिसीज़ है हिपेटाइटिस, ये हमने कवर कर लिया था। हाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हर्पीज। हो जाएगा। ए से देखेंगे तो एड्स। दे से देखेंगे, देना तो छोड़ो, सीधे एल ला से आ जाओ, लुगाई से आ जाएगा, लू से हो जाएगा ल्यूकोरिया। ला से हो जाएगा ल्यूकोरिया, और गा से हो जाएगा गोनोरिया। गाय से गोनोरिया। और अगर हम बात करेंगे सब से हो जाएगा सिफिलिस। सा से सिफिलिस। क्ले से हो जाएगा क्लेमाइडिया। और जा से देखेंगे तो जीका, ये हमने क्लियर कर लिया था। जो हम बची पड़ी हैं वो डिसीज़ हम क्लियर कर ले हैं। तो जैसे जीका, और टा से हो जाएगा ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियसिस। और बाय से हो जाएगा, इतना देखना। सबसे पहले इनमें से हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली थी वो मैं अंडर मार्क कर देता हूँ। हेपेटाइटिस हमने देख लिया था, ठीक है। एड्स हमने देख लिया था,
इसमें से जी का वायरस हमने देख लिया था जो एसटीडी की कैटेगरी में आते हैं ये चीज़। तो हम जो बाकी डिसीज़ हैं उनको देख लेते हैं, जैसे हर्पीज। ठीक है, हर्पीज अगर हम देखते हैं ये कौन से, ये वायरस जनित रोग है, तो ये हर्पीज हो जाएगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। जो ये होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, जो ये चीज़ है हर्पीज है, ये वायरस जनित रोग है। इसमें क्या होता है, जो मुंह के किनारे आसपास या जो जननांग होते हैं उसमें छाले हो जाते हैं। किसके कारण होता है वो होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण। एड्स हमने पूरा डिटेल कर लिया था। अगला हम देखेंगे ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया को कहते हैं श्वेत प्रदर या इसको कहते हैं वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी जो महिलाओं में समस्या होती है, यानी जो वजाइनल ट्रैकर होता है वहाँ पर क्या लगातार वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, ये होता है ल्यूकोरिया। ठीक है, ल्यूकोरिया डिसीज़ होती है, महिलाओं को पता होगा, जो यानी श्वेत प्रदर सफ़ेद पानी लगातार कंटिन्यू आते रहता है। और वो किसके कारण हो जाएगा, वो एक जीवाणु होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। जो इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु होता है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इसका जीवाणु हो जाएगा। ल्यूकोरिया का इसमें श्वेत प्रदर होता है, सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज आता रहता है। गोनोरिया देखेंगे तो गोनोरिया हो जाएगा, इसका जीवाणु होगा नाइजीरिया गोनोरिया। इसका जीवाणु हो जाएगा नाइजीरिया गोनोरी। यह शायद नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ये मिटा के थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या रहेगा, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो जाएगा। मिटा देता हूँ, यहाँ चमक रहा होगा थोड़ा सा। जो ये जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ये हो गया। अगला हम बात करेंगे सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, इसका जो जीवाणु देख लेते हैं। सिफिलिस का जीवाणु जो बैक्टीरिया है, जीवाणु का नाम हो जाएगा, ये होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ट्रेपेनोमा पैलिडम। ये हो जाएगा जीवाणु। क्लेमाइडिया का देखेंगे, इसका जीवाणु होता है, क्लेमाइडिया का जीवाणु देखें, क्लेमाइडिया का जीवाणु का नाम हो जाएगा क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। ठीक है, जो ये क्लेमाइडिया होता है, ये क्या होता है, इसमें भी जननांग में दाने हो जाते हैं। जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस इसमें क्या होता है, जो जननांग होते हैं उसमें छाले हो जाते हैं, लेकिन जो जननांग होता है इसमें, ये लिख लेना, इसमें जननांग में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जननांग में क्या हो जाते हैं, छाले। ठीक है, तो ये डिसीज होती है क्लेमाइडिया। इसमें जीवाणु होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, लेकिन जो इसमें क्या होता है, जननांग में छाले हो जाते हैं। जी का हमने क्लियर कर लिया था। ट्राइकोमोनियसिस करते हैं, ट्राइकोमोनियसिस इसका जो प्रोटोजोआ हो जाएगा, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका प्रोटोजोआ हो जाएगा प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा, ये रहेगा प्रोटोजोआ जनित, यानी ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, जो ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ का नाम ही है ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, तो ये हमारी एसटीडी थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी यौन संचारित रोग। हेपेटाइटिस हमने कर लिया था, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है दोस्तों। हर्पीज हो गया, एड्स हो गया, उसके बाद ये
लिकोरिया हो गया, गोनोरिया हो गया, यहाँ से सिफिलिस, क्लेमाइडिया, जीका, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारी एसटीडी थी जिसमें जीवाणु जनित भी हो जाएगा। देखो प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, तो ये सब हमने क्लियर किया एसटीडी। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखने वाले हैं हम कुछ डिसीज़ और हैं, यानी लगभग एसटीडी हमने पूरा कवर कर लिया। इसके बाद हम कवर करेंगे वैक्सीन। अब हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी, वैक्सीन। वैक्सीन क्या बोलते हैं, टीका। टीका सब जानते होगे ना, वैक्सीन क्या कहते हैं, टीका। इसका और नाम है इम्यूनाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन, या इसको कहेंगे इम्यूनाइजेशन, इसको कहते हैं प्रतिरक्षीकरण। ये हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, इतना हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टीका क्या है, तो सबसे पहले हम वैक्सीन की बात करते हैं। यह एक सक्रिय रूप से एक प्रणाली है, सक्रिय प्रणाली है, यानी ऐसे लिख लेना। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें पॉइंट लिखना, टीकाकरण एक प्रकार की कैसी प्रणाली है, सक्रिय प्रणाली है, सक्रिय। टीकाकरण एक प्रकार की सक्रिय प्रणाली है, सक्रिय देखेंगे, सक्रिय क्या होता है, एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दोनों को हम कवर करने वाले हैं, यानी दो हमने देखा क्या होता है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली, एक निष्क्रिय। अगर हम इसको हटके थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या सक्रिय, एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इसको समझो दोस्तों, देखो सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली को हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली में अगर हम बात करते हैं, जो एंटीबॉडी होती हैं अगर हमारे शरीर में ही बन रहे हों, यानी जो एंटीबॉडी होती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा को बोलते हैं एंटीबॉडी, वो हमारे शरीर में बन रहे हों। और निष्क्रिय में क्या होता है, बाहर से अगर एंटीबॉडी दिया जा रहा हो। समझते हैं कैसे, यानी अगर इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी अगर खुद शरीर में बन रहे हों, जो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, एंटीबॉडी शरीर में बन रहे हों। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बाहर से दिया गया हो। ठीक है, समझना दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर में बन रहे हो और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी कहाँ, बाहर से दिया रहा। अगर इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माँ का दूध, बच्चे के लिए माँ का दूध देते हैं, एंटीबॉडी है, बच्चे के लिए सुरक्षा प्रणाली, यानी बाहर से दिया जा रहा है, बच्चे की बॉडी में स्वयं नहीं बन रहा है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, माँ का दूध, एंटीसीरम, ठीक है। ये देखो बाहर से, मैं समझाता हूँ, इन दोनों में क्या देखो, बॉडी शरीर में बन रहे हों और उसमें क्या है, एंटीबॉडी बाहर से दिया जा रहा हो। यानी मान लीजिए जैसे कोरोना, ठीक है, ये वैक्सीन होती है, एक तरह से क्या होता है, अगर इसको समझे, सबसे पहले हम समझें तो जो मृत निष्क्रिय रोगाणु होते हैं ना, एंटीबॉडी में क्या होता है, जो मृत निष्क्रिय रोगाणु हमारे शरीर में भेज दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए। अब देखो,
इसमें क्या होता है, हमारे पहले से ही वैक्सीन के द्वारा, यानी जो वैक्सीन होती हैं, मृत रोगाणु हमारे बॉडी में एंटर पहले से कर दिए जाते हैं रोग से पहले। अब हमारी बॉडी क्या करती है, पहचान लेती है कि ये खतरा है, तो उससे लड़ने के लिए पहले से हमारी शरीर एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। अब जैसे ही भविष्य में वो रोग हमें होगा तो हमारे अंदर तो एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है, तो वो उससे क्या लड़ लेगी। एग्जाम्पल, कोरोना, जब कोरोना काल आया था तो जिसको कोरोना हो गया उसको साइड रखो, जिसको नहीं हुआ था, जैसे हमें नहीं हुआ था, फिर भी हमें क्या वैक्सीन लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी, मान ले जाए हमें कोरोना नहीं हुआ है लेकिन हमने वैक्सीन लगवा ली। अब वो मृत रोगाणु, कोरोना वाले मृत रोगाणु पहले से ही हमारे शरीर में इंटर करा दिए गए हैं। अब वो रोगाणु क्या होगा, हमारी बॉडी उन रोगाणुओं को पहचानेगी और वो समझेगी खतरा, तो उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एंटीबॉडी तैयार करने लग जाएगी। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली है, एंटीबॉडी हमारी शरीर ऑटोमेटिक बनाने लग जाएगी। अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। अब हमें कभी भी कोरोना अगर हमें अटैक करता है, कभी भी हमें कोरोना वायरस होता है, तो हमारी जो एंटीबॉडी क्या करेगी, उनसे लड़ने लग जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में तो एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। जैसे ही कोरोना हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारे अंदर कोरोना अटैक होगा और हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ने लग जाएगी। तो ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली। लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है, मान लें जैसे सांप ने काट दिया, अब बाहर से हम इंजेक्शन लगाएंगे, उस मतलब बाहर से हम एंटीबॉडी देंगे। शरीर ने खुद नहीं बनाया एंटीबॉडी, लेकिन हमने जैसे सांप ने काटा उसके बाद हमने एंटीबॉडी हमारे शरीर में इंटर कराया। यानी हमने कहाँ से दिया, बाहर से दिए हैं एंटीबॉडी को। शरीर खुद नहीं बनाई। माँ का दूध, बच्चे के लिए पोषण, खुद पोषण, बच्चे को पोषण चाहिए होता है तो उसको कहाँ से मिलता है, माँ के दूध से। जो भी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या जो रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चे में आती है वो किससे आती है, माँ के दूध से। तो बच्चे के लिए माँ का दूध क्या हुआ, ये हुआ एंटीबॉडी, बाहर से दिया गया है, ना कि बॉडी में स्वयं बना है। जैसे सांप काट लेता है, जैसे अगर हमें सांप काट लेता है तो क्या होता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर जैसे सांप ने काटा, सांप के काटने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है एंटीवेनम। एंटीवेनम इंजेक्शन, एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है और ये एक तरह से एंटीबॉडी होती है। जैसे सांप ने काटा, एंटीवेनम इंजेक्शन लगा दिया जाता है और ये एंटीवेनम जो एंटीबॉडी होती है वो किससे लड़ती है, सांप के जहर से। ठीक है, तो ये होता है सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली। तो मैंने बताया जो वैक्सीन क्या है, एक तरह से जो टीकाकरण होता है वैक्सीन, वो एक तरह से क्या है, सक्रिय प्रणाली होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमारे शरीर में पहले से क्या मृत निष्क्रिय रोगाणु इंटर करा दिए जाते हैं। रोगाणु का कोई अंश, अणुखंड, रोगाणु का कोई खंड। अगर सर्वप्रथम हम बात करें टीकाकरण की खोज किसने की, जो सर्वप्रथम टीका के जनक किसे माना जाता है, टीके के जनक, टीके के जनक माना जाता है कौन सा, कौन है दोस्तों बताए, टीके के जनक किसे माना जाता है, टीका के जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले किस की खोज करी थी, कौन सा टीका था, तो उसका नाम था चेचक। चेचक को क्या कहते हैं, बड़ी माता। तो यानी जो एडवर्ड जेनर है ये टीके के जनक माने जाते हैं। विश्व में टीके के जनक किसे माना जाता है, एडवर्ड जेनर। तो इससे पता लगता है सर्वप्रथम विश्व में कौन सा टीका खोजा गया था, तो खोजा गया था चेचक का, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स कहते हैं इसको। अगर हम और इसको आगे देखें तो क्या टीका क्या है, टीका वह प्रणाली है जिससे रोगों से बचा जा सकता है। टीका वह प्रणाली है जिससे रोगों से बचा जा सकता है। मैंने ये बताया एग्जाम्पल कि सक्रिय क्या है, निष्क्रिय क्या है। एंटीबॉडी अगर शरीर में बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। यानी ऐसे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं जो हमारे शरीर एंटीबॉडी तैयार करने लग जाती है। भविष्य में अगर वो रोग हमें होता है तो हमारी एंटीबॉडी उस रोग से लड़ सके। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक बीसीजी का टीका। बीसीजी का
टीका में देख रहे हैं BCG, बैसिलस कैलेमेटी गुरीन। ठीक है, जो BCG का टीका लगता है बैसिल TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, TB का रूप है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, बैसिलस से बैसिलस आया और कैलेमेटी गुरीन साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है TB में लगाया जाता है। TB के लिए यह टीका लगाया जाता है BCG का, और यह लगाया जाता है जन्म से 1 माह के भीतर। 48 घंटे में भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन 1 माह से पहले पहले ये वाला टीका लग जाना चाहिए, BCG का टीका। जन्म के 1 माह के भीतर लगाया जाता है दोस्तों। 48 घंटे में भी, 48 आवर में भी आप लगा सकते हो, 48 घंटे में ये टीका, लेकिन 1 माह से पहले पहले BCG का टीका लगाना अनिवार्य है। अगला टीका देखते हैं तो DPT का टीका। ये 3 तरह की होती है, ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन होगा DPT। ट्रिपल एंटीजन इसको क्यों कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन यानी 3 तरह की इसमें डिसीज़ होती हैं। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस, और T से हो जाएगा टिटनस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वो हैं, रोग हैं, इसीलिए कहता है ट्रिपल एंटीजन। और ये कब लगाया जाता है? जो DPT का टीका है ये लगाया जाएगा। इसमें 3 खुराक देते हैं, इसमें 3 खुराक दी जाती है, 1.5 माह, 2.5 माह और 5.5 माह। एक तो होता है 1.5 माह के भीतर, 1 से 1/2 माह, 1.5 माह, और अगला होता है 2.5 माह, और अगला होता है 5.5 माह। ठीक है, ये 3 तरह से डोज दी जाती हैं। एक 1.5 माह, 2.5 माह और 5.5 माह में ये खुराक दी जाती है। 3 खुराक, कितनी खुराक देंगे? 3 खुराक। तो जो ट्रिपल एंटीजन है DPT का टीका लगाया जाता है। और कभी कभी ये दे देगा, क्या होता है, अगर 1.5 माह नहीं देगा तो इसको क्या कह देगा? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह पूछा गया है LDC एग्ज़ाम में। 6 सप्ताह का मतलब ही 1.5 माह होता है। कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आपने तो ये पढ़ाया, 6 सप्ताह तो पढ़ाया नहीं, तो 6 सप्ताह को ही लगभग क्या होगा? 1.5 माह। क्लियर? तो DPT का टीका ये हो गया। अगला देखेंगे MMR का टीका। MMR हो जाएगा मीजल्स। ये भी 3 तरह से हो जाएंगे। मीजल्स, M माने मीजल्स, सब मैंने आपको कवर करा दिया है, फिर भी हम टीका देख रहे हैं। मीजल, मम्स और रूबेला। मीजल, मम्स और रूबेला, ये 3 इसका टीका। जो टीका है वो हर रोग से पहले लगा सकते हैं। किसी भी रोग के लिए आप टीका लगा सकते हो, वैक्सीन लगा सकते हो। तो MMR का टीका होता है मीजल्स, मम्स, रूबेला। ये लगाया जाता है 15 माह, यानी 15 माह के बाद लगाया जाता है। 15 माह, ये स्पेशल ये टीका लगाया जाएगा 15 माह के बाद। 15 माह के बाद, ठीक है, 15 माह के बाद ये टीका लगाया जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर। TAB, ये क्या होता है? TAB यानी टाइफाइड A एंड B। टाइफाइड का टाइप है टाइफाइड A एंड B। ठीक है, ये टाइफाइड के टाइप हैं। TAB नहीं, टाइफाइड A एंड B। तो टाइफाइड A एंड B, इसका टीका कब लगाया जाता है? इसका टीका दिया जाता है 2 वर्ष के बाद। जो टाइफाइड A एंड B का टीका दिया जाता है 2 वर्ष के बाद। क्लियर? नेक्स्ट हम टीका देखेंगे हेपेटाइटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेपेटाइटिस B,
हेपेटाइटिस बी का टीका अगर हम देखेंगे तो यह टीका माना जाता है प्रथम संयुग्मी यानी प्रथम पुनर्योजी टीका। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है प्रथम पुनर्योजी टीका। कौन सा है? हेपेटाइटिस सी। ये दोस्तों ये लाइलाज है। ये जो ये बीमारी है, डिसीज़ है, ये लाइलाज होती हैं, इसलिए इनका पहले से ही उपचार किया जाता है। प्रथम ये क्या चीज़ है? प्रथम पुनर्योजी प्रथम पुनर्योजी टीका। ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इसको क्या लिखोगे? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, प्रथम पुनर्योजी टेका, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ये होती है। इसमें एक टेक्निक लगाई गई आरएनए टेक्निक। ठीक है, आरएनए टेक्निक इसमें लगाई गई है प्रथम पुनर्योजी टीका, और ये लगाया जाता है जन्म के साथ। ये जन्म के साथ दिया जाता है दोस्तों, ये ध्यान देना। ये टीका है ये कब दिया जाता है? जन्म के साथ क्या दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है, अगला देखेंगे हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए का टीका है वो दिया जाता है 2 वर्ष बाद। हेपेटाइटिस बी का टीका होता है जन्म के साथ, लेकिन जो हेपेटाइटिस ए है इसका कब लगाया जाता है? 2 वर्ष बाद इसका टीका लगाया जाता है। अगला हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा। छोटे छोटे से ये टीके हैं। इन्फ्लुएंजा ये इसका नाम हो जाएगा इसका टीके का इन्फ्लूवैक। ठीक है, अगला देखेंगे डेंगू का टीका हो जाएगा डेंगवैक्सिया। ठीक है, ये छोटे छोटे टीके हैं दोस्तों। अगला देखेंगे स्वाइन फ्लू का टीका। स्वाइन फ्लू के टीका का नाम हो जाएगा इलेट वायरस से। इसका कोई अभी टीका नहीं बनाया गया, लेकिन इसका टीका बनाने की कोशिश जारी है इलेट वायरस से। ठीक है, इलेट वायरस से। अगला टीका देख लेंगे हम इबोला का टीका। इबोला होता है डिसीज, इबोला वायरस, उसका टीके का नाम हो जाएगा RVSV जीबॉब। यहाँ से ईवो का मतलब ही क्या हो जाएगा? इबोला। तो ये इतने सारे वैक्सीन थे, टीके थे। TAV हो गया, टाइफाइड A एंड B, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, स्वाइन फ्लू और इबोला हमारा ये वायरस हो जाएगा। क्लियर? इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ें। एक मिशन है इंद्रधनुष। थोड़ा सा जीके का पोर्शन है ये दोस्तों। जो मिशन इंद्रधनुष है ये पूछा गया है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। एक था मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है? जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें 7 रोग में, जो मिशन इंद्रधनुष है 7 रोगों में 5 तरह की मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, 7 रोगों में क्या होता है? 7 रोग में 5 मेडिसिन। ठीक है, आप कहोगे ये क्या चीज़ है? 7 रोगों में 5 तरह की मेडिसिन। सबसे पहले ये चलाया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। ये स्पेशल रूप से गर्भवती महिला और 2 वर्ष के बच्चों तक इसमें इनका मतलब मेन मकसद था गर्भवती महिला प्लस क्या था? 2 साल के बच्चे। ये टारगेट में थे, गर्भवती महिला और 2 साल के बच्चे। इसमें क्या होता है देखो, 7 रोग में 5 तरह की मेडिसिन, तो उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? DPT, सबसे पहले DPT। इसमें तीन रोग इसमें हो कवर। पोलियो, नेक्स्ट पोलियो, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस B,
हेपेटाइटिस बी, खसरा और टीबी। ठीक है, ये देखो समझो 1 2 3 4 5, 5 यही 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और 3 इसमें 3 तरह से हो जाएंगे। ठीक है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। तो ये ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 3 इसमें थे, 4 ये 3 इसमें, 7 रोग हो गए। और मेडिसिन कितनी तरह की? 5 मेडिसिन। तो जो मिशन है इंद्रधनुष, ये चलाया गया था 7 रोगों में 5 मेडिसिन इसमें दी जाती थी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे JP नड्डा थे। और उसी के बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, या इसको तीव्र भी कहा गया, तीव्र। इसमें क्या कहा, जो 7 रोगों में 5 मेडिसिन थी, उसमें 7 रोगों की जगह 12 रोग कर दिए गए थे। ठीक है, ये चलाया गया था 7 अक्टूबर 2017 को। 7 अक्टूबर 2017 को ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया। इसमें जो 7 रोग थे, इसकी जगह यानी 7 रोग की जगह कितने रोग कर दिए गए थे? 12 रोग। 7 रोग की जगह 12 रोग कर दिए गए थे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम रोटावैक वैक्सीन जो होती है, रोटावैक। रोटावैक को देखेंगे। ये क्या कहा जाता है, जो ये भारत का पहला टीका, विश्व का पहला टीका कौन सा था? विश्व का था चेचक का, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। भारत का कहेंगे हम, भारत का पहला टीका तो रोटावैक। क्लियर? तो इसमें क्या लिख लोगे? भारत का पहला टीका, भारत का पहला टीका। भारत का पहला टीका कौन सा हो जाएगा? रोटावैक। और हैदराबाद की कंपनी है एक, भारत बायोटेक लिमिटेड, इसने बनाया था। जो हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी, उसका नाम हो जाएगा, जो हैदराबाद की कंपनी है उसका नाम हो जाएगा भारत बायोटेक लिमिटेड। इसने बनाया था भारत बायोटेक लिमिटेड, इसने बनाया था रोटावैक। ठीक है, ऐसे लिखना। जनवरी 2018 में WHO द्वारा क्या मिली? स्वीकृति मिली। इसमें क्या फोकस किया गया था? इसमें ये हुआ था इस रोटावैक में, यानी इसकी वजह से बच्चों में क्या दस्त आ रहे थे, यानी बच्चों में दस्त हो जा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था, इतना दस्त के कारण डिहाइड्रेशन हो जा रहा था और बच्चों की मृत्यु तक हो गई थी। इसीलिए चलाया गया था, यही देखा गया था रोटावैक, भारत का पहला टीका। इसमें क्या हुआ था, बच्चों में डिहाइड्रेशन यानी दस्त ज़्यादा मात्रा में हुए थे और इस कारण इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे टाइप बार TCV। ठीक है, टाइप बार TCV। भारत का पहला टीका कौन सा हो जाएगा? भारत का पहला टीका रोटावैक। विश्व का पहला टीका तो चेचक, लेकिन विश्व का प्रथम संयुग्मी टीका, जो संयुग्मी टीका हो जाएगा टाइप बार TC। इसमें लिख लेना, विश्व का प्रथम संयुग्मी टीका, उसका नाम हो जाएगा टाइप बार TCV। ये टाइफाइड के लिए जाना जाता है। जो ये है टाइफाइड, यह टाइफाइड के लिए होता है, जो टाइप बार है TCV किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए होता है। 31 जनवरी 2018 को WHO द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। लिख लेना, 31 दिसंबर 2018 को WHO द्वारा क्या मिली? स्वीकृति मिली।
तो ये हमारे आज के पूरा वैक्सीन संबंधित चैप्टर था। यानी वैक्सीन में हमने पढ़ा, बहुत सारी हमने पढ़ी, यानी BCG का टीका कब लगाया जाता है, DPT का कब लगाया जाता है, और रोटावैक क्या हुआ, टाइप बार TCV क्या हुआ, ये सब हमने आज के क्लास में कवर किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। और कल से हमारी क्लास चलेंगी, यानी न्यूट्रिशन, पोषण एवं पोषक तत्व पदार्थ जो हैं वो कल से हमारी क्लास चलेगी। वो भी 2-3 क्लासों में तक चलने वाली है। थोड़ा लंबा टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी डिटेल जा रहे हैं हम एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।